खैर, इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले अपडेट की, तो भाई यहां पर पोर्चुगल क्या सही में यूरो 2024 में वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट है, मतलब बुलीज ऑफ द बिग बॉयज का टैग हम देख सकते हैं। तो भाई देखो यहां पर बोस्निया के अगेंस्ट उन्होंने 5-0 का हंगामा, बिल्कुल ढी पीट दी उनकी। लेकिन काफी लोग यहां पर इस चीज के काउंटर कहेंगे, दिव्यांश भाई क्या एग्जैजरेट और हाइप कर रहे हो, बोस्निया के अगेंस्ट 5-0 मारे। लेकिन पता है रॉबर्टो मार्टिनेज की इस पोर्चुगल के अगेंस्ट आप इस पर्टिकुलर रिजल्ट को उठा के मत देखो, आपको पूरा का पूरा यहां पर अभी तक का जत्था देखना पड़ेगा। अब देखो आप यहां पर यह भी नहीं कह सकते कि एक बार खेली पोर्चुगल मार्टिनेज के अंडर और यहां पर 3 गेम्स में उन्होंने यहां पर रिजल्ट निकाल दिए। मार्च से लेके अगर हम नवंबर तक की बात करें ऑलमोस्ट, तो यहां पर आप जितने भी 7-8 महीने की बात करें उसमें यहां पर अलग अलग टाइम पे पोर्चुगल ने गेम खेला है और मार्टिनेज ने अपनी टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी के दम पे यहां पर बताया है कि वो इस पोर्चुगल को खिला सकता है। डेफिनेटली यहां पर आप नहीं कह सकते कि ये वन टाइम वंडर है, क्योंकि देखो उसके बीच में यहां पर आप समझ सकते हो ना कि यहां पर अगर मार्च से नेक्स्ट टाइम अगर हम जून की बात करें तो मेंटालिटी डिफरेंट होगी, जून से फिर हम सितंबर की बात करें तो मेंटालिटी डिफरेंट होगी, फिर सितंबर से हम अक्टूबर की बात करें तो मेंटालिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि इंटरनेशनल पूल ऑफ प्लेयर्स में जो क्लब फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो अलग अलग मेंटालिटी से जाते हैं। लेकिन स्टिल यहां पर जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंटली सामने निकल के आ रहा है और आप कह सकते हो कि यहां पर पोर्चुगल यूरो 2024 के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीम्स निकल के आ रही है। कल के अगर गेम की बात करें तो मेरे को जो सबसे खूबसूरत चीज अभी इस समय लग रही है कि यहां पर आप कह सकते हो कि पोर्चुगल का भी एक हाई फ्लाइंग कंटेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है उस तक का जो मोमेंटम और बिल्डअप है वो पोर्चुगल के पास इस समय पूरा है। कोई भी सामने अगर बड़ी टीम आएगी तो वो शायद से मतलब पोर्चुगल उससे शायद से डरे ना डरे, लेकिन वो टीम पोर्चुगल से डर जाएगी क्योंकि उसके रिजल्ट्स यहां पर बताते हैं। सिर्फ 2 गोल कंसीड करे और 25 से ज्यादा यहां पर गोल स्कोर करे हैं ये 8 गेमों में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसको लोग कहते थे कि भाई पोर्चुगल में यहां पर फोर्स किया जा रहा है या फिर पोर्चुगल में अपने पीआर की वजह से, आज वो ही यहां पर 9 गोल स्कोर कर चुका है यूरो क्वालिफायर्स में। डेफिनेटली यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से वो 127 गोल ठोक चुका है इंटरनेशनल करियर में। अब यहां पर पता है कल के गेम में मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी कि बहुत ज्यादा टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी थी, मतलब इतनी वेरिएशंस थी पोजीशन में। क्योंकि अगर आप ऑन पेपर की बात करोगे तो जाओ फेलिक्स वाज प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, राफेल लियाओ लेफ्ट विंग था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो राइट विंग था। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मैच में हमने देखा किस तरीके से ओटावियो यहां पर मिडफील्ड, डीप मिडफील्ड से यहां पर बॉल को कैरी कर रहा था या फिर गेम को सेटअप कर रहा था। अगर हम डिफेंस की बात करें तो ये चीज शायद से मैंने कल बहुत अच्छे से नोटिस करी कि भाई बैक लाइन से भी अब बॉल निकाल के बनाई जा रही है, लाइक डायरेक्टली आप बाईपास कर रहे हो। हम अभी तक देख रहे हैं कि पोर्चुगल यहां पर पोजीशन बेस्ड गेम खेलती है और हैवी पोजीशन बेस्ड गेम खेलती है, 70-80% चाहिए पोजीशन। कल के गेम में वो भी था, लेकिन इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी को देखा जा रहा है। जैसे अगर ब्रूनो फर्नांडिस के डायरेक्ट वॉली की बात करें तो वहां पर जिस डिफेंडर ने, आई थिंक इट वाज एंटोनियो सिल्वा, जिस बंदे ने यहां पर, या फिर इनासियो था, आई थिंक इन दोनों में से कोई था, जिसने यहां पर डायरेक्टली सेटअप किया था कि पूरी टीम को ही बाईपास कर दिया। इसके साथ यहां पर जाओ फिलिक्स, पहले तो ब्रूनो फर्नांडिस, रोनाल्डो सेटअप नहीं हो रहे थे, अब दोनों ही क्लिक कर रहे हैं और ना ही सिर्फ क्लिक कर रहे हैं बल्कि इस पूरे डायनामिज्म में आप जाओ फिलिक्स को घुसेड़ देते तो तीनों ही एब्सोल्युटली थ्रिल टू वॉच है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं ये नहीं कहूंगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ड्रिबल कर रहा है, ये कर रहा है, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस तरीके से गेम को अडैप्ट कर रहा है वो कमेंडेबल है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पता है कि ही नीड्स टू कन्वर्ट दो चांसेस, वो चांसेस वो कन्वर्ट कर रहा है। और कल तो पता नहीं क्या ही हो रहा था पोर्चुगल के साथ, जिस गोल्स को, मतलब जिस शॉट वो ले रहे थे, कहीं से भी ले रहे थे, वो यहां पर गोल जा ही रहा था। और इतने स्पेक्टेकुलर गोल्स यहां पर मारे हैं, चाहे आप रोनाल्डो के लाइक उस चिप की बात करो, चाहे ब्रूनो की उस हाफ वॉली की बात करो, उसके बाद जाओ कंसेलो की बात करो। खैर कंसेलो से मेरे को याद आया, कल डेलो को राइट बैक डाला, कंसेलो को लेफ्ट बैक डाला। अब देखो ये भी अपने आप में पोर्चुगल के पास एक खूबी है। पहले अगर हम बात करें तो नेल्सन सेमेडो खेलता था राइट पे और यहां पर गुरेरो खेलता था। अब अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हो, अगर आप वेरिएशन की बात करते हो, आप सोचो कितने अबंडेंस में है कि डियोगो डालो को जब आप राइट पे खिलाते हो तो आपको पता है कि वो यहां पर ओवरलैप करके उन स्पेसेस को देख सकता है और वहीं से गोल्स निकलते हैं। साथ ही अगर आप यहां पर बात करो जाओ कैंसेलो की, तो जाओ कैंसेलो ऑन राइट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेकिन अगर लेफ्ट की बात करें तो वहां पर भी वो इक्वली ब्रिलियंट है। अपने लेफ्ट फुट से उसने वो गोल स्कोर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और साथ ही यहां पर मिडफील्ड में भी उसका इंक्लूजन है। तो ओवरऑल ये गेम बहुत बढ़िया था। यहां पर आई थिंक पोर्चुगल के पास जितने भी तरीके के अपने टैक्टिकल वेरिएशंस थे,
जवाब तो बॉस्निया के पास बिल्कुल भी नहीं था। आई थिंक फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो बॉस्निया थोड़ी सी यहाँ पर हाई प्रेस की तरफ जा रही थी, ऑफलाइन सेट कर रही थी, लेकिन इट वाज ऑल मिसकम्युनिकेशन। कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई डायरेक्ट अटैकिंग इंटेंट नहीं था। और डिफेंस को संभालने के लिए इवन इफ अगर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मार्क करे तो बाकी के प्लेयर्स यहाँ पर स्टेप अप कर रहे थे। और ऑफ कोर्स जब पूरी टीम जेल अप होती है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी मार्क से ज़्यादा दूर भागने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सेकंड हाफ ऑफ कोर्स शाइनिंग नहीं होने वाला था, क्योंकि उनको ही पता था कि भाई 5-0 आपने फर्स्ट हाफ में खाए हैं, बिल्कुल दंगे हो जाएंगे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 8 हो गए। लेकिन आप सोच सकते हो किस तरीके के रिजल्ट यहाँ पर निकल रहे हैं। मार्टिनेज के अंडर ही यहाँ पर 9-0 करा है लग्जमबर्ग के अगेंस्ट, उसके साथ यहाँ पर 5-0 करा है, तो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस तो निकल रही है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की। तो भाई हाल ही में ब्राजील ने यहाँ पर वेनेजुएला के अगेंस्ट गेम्स खेला और 1-1 से ड्रॉ किया, और आज यहाँ पर अर्जेंटीना वर्सेस पेरू का मैच है। अब देखो यहाँ पर लियोनेल मेसी ने पिछली बार इंजरीज कंसर्न के चलते यहाँ पर एक हाफ तो खेला था पैराग्वे के अगेंस्ट, वहीं पर ही कंट्रोवर्सी बढ़िया हो गई थी। अब यहाँ पर अभी वो कलेक्टिवली ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की कोई कंफर्म नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। स्कलोनी ने कोई यहाँ पर कह सकते हो कि 100% उससे प्रोबेबिलिटी से नहीं कहा है कि मेसी खेलेगा या फिर मेसी नहीं खेलेगा, लेकिन सब लोग अटकलें लगा रहे हैं कि मेसी नहीं खेलेगा। बट हमारा जो आज का मुद्दा है वो मेसी से नहीं बल्कि नेमार से है। मेसी पे है लेकिन वो क्लब फुटबॉल न्यूज़ है। अगर नेमार की बात करें तो तुमको पता है इस समय अगर आप वर्ल्ड क्वालिफायर्स की अगर आप इस समय टेबल की बात करोगे तो ब्राजील अर्जेंटीना से 2 पॉइंट पीछे है। लेकिन यहां पर कल अगर हम बात करें तो वेनेजुएला के अगेंस्ट ब्राजील का जो गेम था उसमें पर्टिकुलरली नेमार के बहुत मिसप्लेस पासेस थे। इस चीज के चलते यहां पर कंट्रोवर्सी हुई कि शायद से ब्राजील के ही एक फैन ने उन पर पॉपकॉर्न का एक बैग फेंक दिया। अब इसके बाद यहां पर काफी लोगों ने नेमार की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया सोशल मीडिया पे वैसे तरीके से कि भाई नेमार की परफॉर्मेंस यहां पर डाउनफॉल आ रही है। लेकिन उसके बाद यहां पर अगर ब्राजील के जो इस समय इंटरिम केयर टेकर है, और यहां पर अगर हम बात करें रॉड्रिगो या फिर बहुत सारे ब्राजीलियन प्लेयर्स की, तो उन्होंने यहां पर सामने आके नेमार को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। अब देखो ब्राजील के सारे मैचेस तो मैंने नहीं देखे, लेकिन जितने मैचेस मैंने देखे हैं मेरे को अभी भी वही चीज लगती है कि भाई आई थिंक नेमार ठीक है, नेमार का एक बैड डे हो सकता है। और आई थिंक ये हम फुटबॉल फैंस के लिए थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम यहाँ पर बहुत शॉर्ट टेम्पर हो चुके हैं। लाइक पर्टिकुलरली लेगेसी प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं, जो प्लेयर्स अपने नेशनल टीम को इतने टाइम से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनके लिए तो हम बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं कि अगर एक गेम यहाँ पर आए तो बिल्कुल ही लट उठाने के लिए तैयार है। नेमार की अगर हम पिछले 5 गेम्स की बात करें तो फैम नॉट रॉन्ग 4 गोल्स उसने स्कोर किए हैं, जो कि किसी भी एंगल से नहीं दिखाता कि नेमार यहाँ पर एक बर्डन है। दूसरी चीज़, अगर ब्राजील के क्रॉप ऑफ प्लेयर्स की बात करोगे तो आपको बहुत हाई टैलेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेमार अभी भी उस टीम को कैरी कर रहा है। नेमार का कोई रिप्लेसमेंट उन पे नहीं है और ना ही मोस्ट प्रॉब्ली होने वाला है। साथ ही यहाँ पर कासिमिरो की बात करें, ऑफकोर्स वो रिसेंटली इंजर्ड का सीन चल रहा है, लेकिन अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें तो कासिमिरो की जो क्लब फुटबॉल की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इंटरनेशनल आ रहे हैं, यानी कि मिडफील्ड में जो उसका जो दबदबा था वो वहाँ पर भी खोता हुआ दिख रहा है। खैर इसी के साथ अगर बात करें अब थोड़ी सी इंटर मियामी की, तो तुमको पता है भाई यहाँ पर इंटर मियामी प्लेऑफ से तो बाहर हो चुकी है। ऐसे में भाई लेट फरवरी से पहले तो नेमार मेसी का इंटर मियामी में कोई गेम नहीं आने वाला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई, लियोनेल मेसी पे इन्वेस्ट किया और आप पैसा ना छाप रहे हो, वो भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने, ऑलमोस्ट 3.5 महीने। तो ऐसे में इंटर मियामी ने एक बहुत ही चतुराई से एक दिमाग चलाया अपना, और उन्होंने कहा कि भाई हम अपना चाइना का टूर यहाँ पर कंफर्म करते हैं। और ये पहली बार होने वाला है जब इंटर मियामी कोई इंटरनेशनल टूर पे जाने वाली है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये था कि लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग ये जो पूरा पैसा बटोरना है, ऑफकोर्स चाइना में अगर हम बात करें तो मेसी की फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत ज़्यादा है। पर्टिकुलरली एशिया में मेसी, रोनाल्डो, नेमार, इनका जो फैंडम है वो काफ़ी सर चढ़ के है। लेकिन काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ पॉइंट आउट किया कि जो अनाउंसमेंट हुई या फिर जो भी अभी तक के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उसमें मेसी को यूज़ अभी तक तो नहीं किया हुआ है। क्या पता आने वाले टाइम में जैसे जैसे डेट कंफर्म हो, क्योंकि आई थिंक 1st या 2nd वीक ऑफ नवंबर में ये चीज़ कंफर्म की गई है कि भाई यहाँ पर इंटर मियामी चाइना में 2 टीम्स के साथ गेम खेलने वाली है, 2 फ्रेंडलीज होने वाले हैं और बढ़िया पैसा छापेगी, बढ़िया पैसा इनको मिलेगा। और ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले दिसंबर में और जनवरी में सेम ये कर सकते हैं। क्या यहाँ पर मेसी से मेसी को लेके जाना बिल्कुल प्रायोरिटी बनाया गया है? देखो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो इंटर मियामी के अंदर के लोग हैं उन्होंने तो यहाँ पर ये कहा है कि देखो ये चीज़ इसलिए की जा रही है जिससे इंटर मियामी आगे के सीजन के लिए प्लान कर सके और पूरी टीम जेलअप हो सके। लेकिन ये बात तो तुमको ही पता और ये बात अपन को ही पता है कि यहाँ पर लियोनेल मेसी से पैसा खींचने की पूरी तैयारी की गई है। काफ़ी लोग यहाँ पर ये चीज़ आर्ग्यू करते हैं कि शायद से लियोनेल मेसी यहाँ पर चले भी जाएं, क्योंकि उनको भी अपने इंटरनेशनल ड्यूटी के अलावा यहाँ पर मैच में पूरी तरीके से फिट और शार्पनेस अपनी बरकरार रखनी है।
वन टाइम, लेकिन क्या दिसंबर और जनवरी में इंटर मियामी इस चीज़ को रिपीट कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग जितने भी कमर्शियल नंबर्स होंगे मैं तुमको फुटबॉल डेली में बता ही दूंगा। इसी के साथ यार बात करते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखो बेटिंग केस का यहाँ पर एक स्कैम चल रहा है। सैंड्रो टोनाली है, उसमें यहाँ पर निकोलो है, यहाँ पर एस्टन विला के, उसके बाद फाजियोली है यहाँ पर यूवेंटस के। और यहाँ पर अगर मैं बहुत छोटे संक्षिप्त में यहाँ पर तुमको लेटेस्ट डिटेल बताऊं तो सैंड्रो टोनाली से पूछताछ हो चुकी है, वो न्यूकासल आ चुके हैं। इसके साथ अगर मैं फाजियोली की बात करूं तो उनसे भी पूछताछ हो चुकी है, वो भी यूवेंटस आ चुके हैं। सेम यहाँ पर केस यहाँ पर अभी फिलहाल निकोलो के साथ चल रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं तुमसे एक चीज़ पूछना है, तो क्या तुमको इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड एपिसोड चाहिए या फिर तुमको यहाँ पर हर फुटबॉल डेली में यहाँ पर छोटी छोटी अपडेट्स चाहिए, वो मुझे तुम एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। लेकिन अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि भाई फाजियोली ने तो मान ली अपनी बात। देखो फाजियोली ने अपने बात मान ली और उन्होंने कहा कि हाँ भैया देखो सट्टा तो लगाते थे, लेकिन जुवेंटस के मैच पे एक भी सट्टा नहीं लगाया, तो इस चक्कर पे तो यहाँ पर थोड़े से वो बच सकते हैं। साथ ही उनकी यहाँ पर डिफेंडिंग पॉलिसी ये थी कि भाई सीधा कोऑपरेट कर दो, मना तो करनी ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब यहाँ पर ऐसे केसेस होते हैं तो अगर आप कोऑपरेट करते हो, अगर आप अपनी गलती मान लेते हो और अगर आप इनोसेंस दिखाते हो, तो शायद से आपकी जो सजा होती है वो 50% तक घट सकती है। ऐसे में जो प्रिफर्ड 3 साल की सजा होती है उसको घटा के 1.5 साल का बैन हो सकता है और $25,000 का फाइन होता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट थी कि फाजियोली ने यह बता दिया कि भाई मेरे को तो बैटिंग गैप के बारे में बताया ही सैंड्रो टोनाली ने। अब इस पे लोग काफी ज्यादा ब्लेम और एलिगेशंस भी लगा रहे हैं कि क्या यहाँ पर मिलान को पता था कि सैंड्रो टोनाली ऐसी हरकत करता है, इसलिए यहाँ पर क्या न्यूकासल को बेचने में उन्होंने कोई भी दिक्कत नहीं दी, और क्या न्यूकासल यूनाइटेड को पता था कि भाई सैंड्रो टोनाली ऐसे मामलों में फंसा हुआ है। यह बहुत देखने वाली बात है। देखो जब तक यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कोई जजमेंट नहीं आता, तीनों ही प्लेयर्स अपने अपने क्लब फुटबॉल के लिए खेलने के लिए बाध्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जहां सैंड्रो टोनाली और निकोलो के लिए दिसंबर में यहां पर रिजल्ट आने वाला है, नवंबर में फाजियो के लिए आ जाएगा। जो फाजियोली के लिए होगा शायद से सैंड्रो टोनाली के लिए उतना ही होगा या फिर उससे बुरा भी हो सकता है। इसी के साथ बात करते हैं, वैसे अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि इन्होंने फुटबॉल गेम्स पे सट्टा लगाया था या नहीं लगाया था, बट खैर इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो भाई सर जिम रैटक्लिफ के रिगार्डिंग थर्सडे को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। 12 बोर्ड मेंबर्स यहाँ पर वोट करेंगे और लगभग 50% से ज्यादा का चाहिए ही चाहिए। काफी लोग यहाँ पर काफी रिपोर्ट्स काउंटर कर रही है इस चीज को कि भाई मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स जो है वो तो शेख जसीम थनथनी को चाहते थे, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि अल्टीमेटली यहाँ पर ग्लेजर्स को एक ऐसा ऑफर मिला है जो कि उनके अनुकूल है, उनको यहाँ पर कंफर्ट जोन में डालता है, तो शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड इसको अप्रूव कर दे। लेकिन यहाँ पर बात शायद से इतनी भी अटकलें नहीं लगाई जा रही है, इतना भी यहाँ पर लोग इस चीज़ को पिवट नहीं मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी है और जो कि क्लियर हो ही जाएगी। ऐसे में लोग अब आगे की देख रहे हैं, लेकिन आगे से पहले लोग पैसों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर शेयर मार्केट की बात करें तो लगभग 10 से 15% तक की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है मैनचेस्टर यूनाइटेड के शेयर प्राइस में। अब देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड के शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो अमूमन $13 रहता ही था लाइक एवरेज, लेकिन जब पिछले साल की बात करें तो फिर ये बढ़ के स्पाइक करके $27 हो गया। लेकिन फरवरी के बाद से अगर 2023 के मेजोरिटीज एवरेज की बात करें तो $22 रहता ही रहता था, लेकिन अब यहाँ पर फिलहाल के लिए तो ये 18-15 पे डोल रहा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो भाई इन्वेस्टर्स हैं या फिर अगर हम यहाँ पर पार्ट के मैनचेस्टर यूनाइटेड तो वो इतना ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हैं सर जिम रैटक्लिफ पे। अब देखो इसके रिगार्डिंग काफी लोग ये काउंटर करते हैं कि सर जिम रैटक्लिफ का जो सोल्यूशन है, या फिर मैं कहूँ कि जो सोल्यूशन सर जिम रैटक्लिफ है वो इतना गलत नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली सर लाइक अगर शेख जसीम की बात करें तो उसके सामने वो फीका पड़ जाता है। और इसीलिए यहाँ पर अब कहीं ना कहीं आपको रियल वैल्यू देखने को मिल रही है कि अगर हम $13 में मान के चलते हैं कि यूनाइटेड विद ग्लेजर्स है, तो शायद से 18 है कि यूनाइटेड विद सर जिम रैटक्लिफ, और शायद से 25 या फिर उसके आसपास का यूनाइटेड विद शेख जसीम। ये काफी लोग इस समय एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं। इसी के साथ अगर सीरिया की बात करें तो यहाँ पर 2 मैनेजर्स के फ्यूचर की खबर आई है। सबसे पहले एंटोनियो कॉन्टे ने एक पूरा इंटरव्यू दिया है जिसका ट्रेलर हमारे सामने निकल के आया। उसने कहा कि देखो यूवेंटस में जब मैं था तो यूवेंटस में कुछ चीज़ें थी छोटी लगती हैं लोगों को, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने यूवेंटस को छोड़ दिया, जिसको मैं आज रिग्रेट करता हूँ। उन्होंने ऑफकोर्स आप इससे कह सकते हो कि यूवेंटस को टीज किया गया, लेकिन तुमको पता है कि यूवेंटस में एलिग्री को लेके जो कमेंट्स हैं वो ऐसे हैं जैसे बिल्कुल ही बहन ब्याई हो उन्होंने, और यहाँ पर ससुराल है उसका। वो मानते ही नहीं है कि एलिग्री के बिना यूवेंटस के दिल लाइक यूवेंटस चल सकता है।
ठीक है यार, एलेग्री ने काम भी ठीक ही किया है। उसके फुटबॉल के तो मैं बिल्कुल अट्रैक्टिव फुटबॉल नहीं है भाई उसका, बिल्कुल भी नहीं है, असली एंटी फुटबॉल खेलता है भाई वो। लेकिन यहाँ पर एंटोनियो कॉन्टे ने कहा कि देखो यार, सऊदी से मेरे को भी ऑफर आया था लेकिन मैंने मना कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेपोली और रोमा एक ऐसे क्लब्स हैं, दो ऐसे क्लब्स हैं जिनके फैन के पैशन के लिए मैं शायद से इनको कभी ना कभी कोच करूंगा, लेकिन वो चीज़ पता चलेगी तब जब सीजन एंड होगा। उन्होंने कहा कि अब देखो, उन्होंने नाम नहीं लिया नेपोली का, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सीजन के बीच में यहाँ पर क्लब्स को नहीं लेता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी होती हैं जो कि मेरे आने से पहले ही हो गई होती, तो उसमें मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, तो वो मेरे हाथ में होता नहीं है। साथ ही यहाँ पर उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि शायद से वो सऊदी अभी तो नहीं जाएंगे, उनका जो पूरा परसेप्शन है वो यूरोपियन फुटबॉल की तरफ है। इसी जोसे मोरिन्यो की बात करें तो यहाँ पर स्काई स्पोर्ट्स के रिपोर्टर डी मार्जियो ने कंफर्म करा है कि भाई यहाँ पर ना रोमा का कोई प्लान है और ना ही मोरिन्यो का कोई प्लान है कि भाई वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसको 2024 से बढ़ाकर आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस समय तुमको समझना पड़ेगा कि 119 में से 120 में से शायद से 50 के आसपास ही गेम जीता है, 50% के आसपास ही विन परसेंटेज है, जिसमें से एक यूरोप कॉन्फ्रेंस लीग जीत गया मोरिन्यो और एक यूरोपा लीग का फाइनल हार गया। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि रोमा इस समय काफ़ी अटैकिंग इंटेंट दिखा रही है, काफ़ी अटैकिंग इनपुट है, लेकिन ओवरऑल जो गेम स्टाइल है वो जोसे मोरिन्यो काफ़ी आउटडेटेड है और इस समय जोसे मोरिन्यो को यहाँ पर टैक्टिकली आउटक्लास करना लेजेंड यहाँ पर किसी भी अपकमिंग ऑफकोर्स अटैकिंग इंटेंट मैनेजर के लिए ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। ऐसे में ये चीज़ काफ़ी लोग कहते हैं जोसे मोरिन्यो को ही पता है, और कुछ मोरिन्यो को चीज़ें लगती हैं जो कि रोमा के ओनर्स में खराब है और कुछ चीज़ें मोरिन्यो में खराब लगती हैं रोमा के ओनर्स को, और इसलिए दोनों ने डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे के साथ आगे काम नहीं करेंगे। ऐसे में जोसे मोरिन्यो के साथ पास जो सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन है वो है सऊदी अरेबिया का फुटबॉल, जिसमें से भी अल हिलाल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। अल सैक्सी नसर भी हो सकता है, बट ठीक है, अभी तो अल हिलाल का ही नाम सबसे ऊपर है। इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करें बुंदेसलीगा की, तो भाई यहाँ पर तुमको पता है कि जब हैरी केन नहीं था बायर्न में तो चुपोमोटिंग वो बंदा था जो कि कहीं ना कहीं लेवेंडोव्स्की को कवर करने की कोशिश कर रहा था। ऑफ कोर्स कहाँ लेवेंडोव्स्की फिर कहाँ चुपोमोटिंग, बट स्टिल चुपोमोटिंग से काफी लोग सेटिस्फाइड थे जिस तरीके की परफॉर्मेंस डाल रहा था, बिकॉज ही वॉज चुपोमोटिंग। लेकिन उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो यहाँ पर लेवेंडोव्स्की रेप्लिकेट कर दे, लेकिन फिर भी उससे जो हुआ वो उसने कर पाया। अब क्योंकि वहाँ पे हैरी केन आ गया और रिसेंट टाइम में यहाँ पे मैथिस टेल का यहाँ पर जो इमरजेंस हुआ है, आप कह सकते हो कि जूलियन नागल्समैन अगर अब बात करें यहाँ पर टुकल की, तो भाई टुकल के अंडर तो यहाँ पर लग रहा है कि मैथिस टेल का काफ़ी अच्छा प्रोमिनेंट है। ऐसे में यहाँ पर चुपोमोटिंग जो कि कह सकते हो दूसरा मोराटा है, बड़े क्लब्स में बीच में घूमता रहता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक है। बायर्न 2023 के विंटर 24 के विंटर ट्रांसफर विंडो में उसको बेचने की कोशिश जरूर करेगी। इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर नहीं होगा तो उसको एज अ फ्री एजेंट भी जाने दिया जा सकता है।